हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री विद अंकुशी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अभी काफ़ी टाइम से वीडियो बन नहीं रही थी, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा था, तो आज हम अपना टॉपिक आगे फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में किया था, केमिकल इक्वेशंस के बारे में किया था, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन तो हम आज बैलेंस करना सीखते हैं। अनबैलेंस्ड क्या होती हैं, जिसमें कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे क्या होते हैं, एटम्स का नंबर डिफरेंट होता है, उसको हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है, सिंपल लॉजिक है कि बैलेंस करना क्या होता है। जब भी दोनों साइड अगर चीज़ें बराबर हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस बोलते हैं। ठीक है, बैलेंसिंग बोलते हैं। तो वही सिंपल फंडा हमारा किस चीज़ में होगा, इक्वेशंस की फॉर्म में होगा। अब इक्वेशंस में अगर दोनों साइड एटम्स का नंबर इक्वल है तो उसको हम क्या कहेंगे, बैलेंस्ड है। अगर इक्वल नहीं है तो वो अनबैलेंस्ड है। ठीक है, तो इसको आप एक डेली लाइफ से समझ सकते हैं। जब बैलेंसिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, जिस साइड हमारा अमाउंट कम होता है हम उसमें थोड़ा और ऐड कर देते हैं बैलेंस करने के लिए। तो सिंपल इसमें भी सेम ऐसे ही करना है बैलेंसिंग में। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, पहले देखते हैं। हाइड्रोजन को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, काफ़ी सिंपल रिएक्शन को लेके मैं आपको समझा रही हूँ पहले। तो इससे क्या फॉर्म होता है, हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में हमारे पास दो एलिमेंट है। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन है और दूसरा क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन है। ठीक है, अब रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन का नंबर कितना है, कितने एटम है हाइड्रोजन के, 2 हैं। ठीक है, और अगर मैं प्रोडक्ट साइड में बात करूं तो प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 2 हैं। तो दोनों साइड ये क्या है, बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन कितना है, रिएक्टेंट साइड में 2 एटम है ऑक्सीजन के, प्रोडक्ट साइड में कितना है ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 है। तो जैसा कि हमें देखने को मिल रहा है कि ऑक्सीजन क्या है, बैलेंस नहीं है। ठीक है, अब बैलेंस कब होगी, जब दोनों साइड में क्या होगी, इक्वल होगी, तब हम इसको क्या बोलेंगे कि क्या है, बैलेंस्ड है। ठीक है, तो अब हम चलिए इसको बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए सिंपली हमारे पास हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या करते हैं, हम उन एटम्स को बार बार उसके आगे हम पुट करते हैं कोई नंबर, और उससे क्या करते हैं, उसको बैलेंस करते हैं। जैसे इस इक्वेशन में देखो, सबसे पहले जो चीज़ ध्यान रखने की है वो ये है कि कभी भी हम जो नंबर लगाएंगे वो कंपाउंड के नीचे नहीं लगेगा, यहाँ पे नहीं लिख सकते हम उसको, क्योंकि उससे क्या होगा, इसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ठीक है, जब भी बैलेंस करेंगे तो हमेशा वो नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर्मूले के आगे लिखी जाएगी। ठीक है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है ये। और जो वैल्यू आगे लिखी जाएगी वो दोनों के लिए होगी, जितने भी उसमें एलिमेंट्स हैं उन दोनों के लिए इंक्लूड होगी वो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता ही रही हूँ, यहाँ पे ये हमारी इक्वेशन है। अब मुझे दिख रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है बट यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो इसको इस साइड में मुझे कितना करना पड़ेगा, 2 ऑक्सीजन करना पड़ेगा। तो मैं 2 यहाँ पे नहीं लिख सकती, मैं 2 कहाँ पे लिखूंगी, इस फॉर्मूले के आगे लिखूंगी 2। ठीक है, अब ये जो 2 आया है इस फॉर्मूले के आगे, ये 2 किस किस के लिए है, ये हाइड्रोजन के लिए भी होगा और ये साथ में ऑक्सीजन के लिए भी है। तो अब देखिए, ऑक्सीजन तो हो गया यहाँ पे 2, लेकिन हाइड्रोजन के आगे भी तो 2 लग गया ना। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा हाइड्रोजन, 2 × 2, तो 2 × 2 ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो दोनों साइड ये क्या हो गई, बैलेंस हो गई। लेकिन साथ में प्रोडक्ट में हमारे इस फॉर्मूले में क्या, हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन भी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ, ऑक्सीजन तो हो गई बैलेंस, लेकिन अब हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं रही। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस साइड में मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मीन्स यहाँ पे मुझे 2 लगाना पड़ेगा। तो अब देखिए, रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन का नंबर इक्वल है, ऑक्सीजन का नंबर इक्वल है, तो यहाँ पे हमारे क्या है, एलिमेंट्स इक्वल हो गए, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स हो गए डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के। तो इससे ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई। ठीक है,
तो बहुत सारी रिएक्शंस है जो अपने आप ही बैलेंस होती हैं, बट बहुत सारी ऐसी भी आएंगी जो हमें बैलेंस करनी पड़ेंगी। तो जो सिर्फ जो मेन चीज़ है वो क्या है कि हमें कभी भी फॉर्मूले के बीच में, उस फॉर्मूले के कंपाउंड के नीचे 2 या 3 कुछ भी हम लगा रहे हैं वो नंबर नहीं लगाना है, वो नंबर हमें लगाना है उसके आगे लगाना है। ठीक है। उसके बाद सेकंड थिंग क्या आती है कि कोई भी इक्वेशन है उसको हम कैसे इन्फॉर्मेटिव बनाएं, हाउ टू मेक इक्वेशंस मोर इन्फॉर्मेटिव। मीन्स इक्वेशंस को हमें देख के बहुत सारी चीज़ें कैसे पता लगेंगी कि मतलब उसमें स्टेट कौन सी है उसकी, कितना टेम्परेचर है, ठीक है, क्या कैटलिस्ट उसमें यूज़ हुआ है। तो इक्वेशंस को इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हमारे पास क्या है, 3 वेज हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन को काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो वो 3 वे क्या हैं। फर्स्ट वन इज़ हम उसमें फिजिकल स्टेट लिखें, उसकी जो भी एलिमेंट, जो भी कंपाउंड हम यूज़ कर रहे हैं उनकी हम क्या लिखें, उसमें फिजिकल स्टेट लिखें। मीन्स रिएक्टेंट की एंड प्रोडक्ट्स की। तो इनकी हमें क्या लिखनी पड़ेगी, फिजिकल स्टेट लिखनी पड़ेगी अगर हम उसको इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाना चाहते हैं। तो सेकेंड थिंग हम क्या कर सकते हैं, हीट चेंजेस लिख सकते हैं। हीट चेंजेस मीन्स अगर उसमें हीट इन्वॉल्व हुई है, अगर हम उसमें हीट दे रहे हैं, ठीक है, तो हम वो मेंशन करेंगे। या रिएक्शन के बाद अगर हीट निकल रही है तो उस चीज़ को मेंशन करेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारी इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव बन जाएगी। थर्ड थिंग क्या है, थर्ड वे क्या है कि उसमें कंडीशंस मीन्स किस कंडीशन पे वो रिएक्शन हो रही है, कितना उसको एटमॉस्फेरिक हम प्रेशर दे रहे हैं, ठीक है, क्या कैटलिस्ट उसमें यूज़ हो रहा है, वो सब चीज़ें। तो इसमें हम थर्ड क्या लिखेंगे, कंडीशंस। ठीक है, अंडर विच रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो जिस कंडीशन में रिएक्शन हो रही है उस कंडीशन को अगर हम मेंशन करते हैं तो उससे हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो जाएगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करूं कि जिंक एक मेटल होता है, जब वो किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, जैसे सपोज H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो वो क्या फॉर्म करेगा, साल्ट फॉर्म करेगा ZnSO4, और वहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। मीन्स जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस की क्या इंडिकेशन है कि वो पॉप साउंड के साथ निकलती है। मीन्स जब उसके पास अगर हम बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे तो वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी, राइट। तो अब इस इक्वेशन को देख के हमें देखो यहाँ पे कुछ नहीं समझ में आ रहा कि जिंक की कौन सी स्टेट है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, एसिड की हमने कौन सी स्टेट ली है। तो इसको मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए मैं क्या करती हूँ, इनकी स्टेट्स लिख देती हूँ। S फॉर सॉलिड, अगर मैंने यहाँ पे S लगाया है इसका मतलब क्या है, जिंक कौन सी स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। H2SO4 के लिए मैंने यहाँ पे AQ वर्ड मीन्स एक्वस। एक्वस का मतलब क्या होता है, वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, और जिंक सल्फेट यहाँ पे मैंने क्या लगाया है, AQ एक्वस। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन कौन सी फॉर्म में निकली है, यहाँ पे गैसियस फॉर्म में। तो अब इस इक्वेशन को देख के हम समझ सकते हैं कि हमारी जो जिंक है वो हमने सॉलिड स्टेट में लिया है, सल्फ्यूरिक एसिड है वो हमने एक्वस स्टेट में लिया है, हमारे पास जो सॉल्ट फॉर्म हुआ है वो भी एक्वस स्टेट में हुआ है, और जो हाइड्रोजन निकली है वो गैसियस स्टेट में निकली है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन को इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, इसको हम स्लैक्ड लाइम बोलते हैं, स्लैक्ड लाइम या लाइम वाटर, यहाँ पे आप लाइम वाटर भी ले सकते हो उसको। तो इसके अंदर से जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराते हैं, ठीक है, CO2, तो जब भी हम लाइम वाटर के अंदर से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराएंगे, अब गैस है तो इसके लिए मैंने क्या लिख दिया, G वर्ड लगा दिया यहाँ पे, गैस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये वाटर के अंदर है तो इसके लिए हमने क्या यूज़ किया, AQ एक्वस। तो ये दोनों जब रिएक्ट करते तो हमारे पास बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट जो है वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होता और इसका कलर कैसा होता है, वाइट,
तो इसीलिए हमारे पास सॉल्यूशन में क्या मिल जाते हैं, वाइट कलर के पीपीटी मिलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो जब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से पास कराएंगे तो हमारे पास क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा और वाटर फॉर्म होगा। कैल्शियम कार्बोनेट का कलर वाइट होता है, जिस वजह से सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। तो ये एक इंडिकेशन भी है कि किसी भी रिएक्शन में अगर हमें ये करना हो, करेक्टरिस्टिक देखनी हो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही निकली है, तो हम क्या करेंगे, उस गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से पास कराएंगे। अगर उसका कलर वाइट हो जाता है, मिल्की अपीयरेंस आ जाती है, इट मीन्स वो कौन सी गैस थी, वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड थी। ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट जो है वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे पीपीटी लिखा है, पीपीटी का मतलब क्या होता है, प्रेसिपिटेट। ठीक है, प्रेसिपिटेट होता है जो भी इनसोल्यूबल सब्सटेंस बनता है रिएक्शन के अंदर, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस की, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की। ठीक है, जब तक आप इसको रिवाइज कीजिए और प्रीवियस वीडियो देखिए अगर कुछ प्रीवियस टॉपिक आपको समझ नहीं आता है तो। ओके, सो अब मैं वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। थैंक यू सो मच।